गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछले रिवीजन क्लास में बजटरी कंट्रोल का रिवीजन स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कहा था कि बजटरी कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर पहले बात करनी है। पहले कॉस्ट के बिहेवियर को हमें अच्छे से जानना है। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बारीकी से देखा कि वो किस तरीके से बिहेव करती है। हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे डिस्कशन किया, उसको स्प्लिट करना सीखा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। और आज हम इस पर थोड़ी सी बात और करके देखते ही देखते बजट्स के डिस्कशन में एंटर कर जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन। देखो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ना थोड़ा सा और बेहतर से समझने की जरूरत है। और मैं अभी आपको यहां पर कुछ एमसीक्यूज और भी करवाऊंगा, और कोई आलतू फालतू एमसीक्यू नहीं करेंगे। या तो एग्जाम एमसीक्यू करेंगे या फिर हम कोई क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का है, क्योंकि स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी एज इट इज कॉपी होते हैं। ठीक है जी। अब ये भी आप देखें तो ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रह चुका है ये। तो फिर से आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक, आइए जरा पढ़ते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कह रहा है कोई मेंटेनेंस का खर्चा है किसी इक्विपमेंट मतलब किसी मशीन का, और वो कितना है, 1,70,000 रुपए है अगर हम इस मशीन को 12,000 घंटे चलाते हैं तब। और कहता है अगर यही मशीन 18,500 घंटे चलती है तो यही खर्चा 2,09,000 हो जाता है। इसने हमसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मांगी है 14,000 आवर्स की। अगर आप देखोगे यहां पर भी सेम ही बात है, बस यहां यूनिट्स की जगह उसने आवर्स वर्ड यूज किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां पर यूनिट्स ना यूज करके आवर्स वर्ड यूज कर लेंगे। हमारे लिए यहां पर बेस जो है वो यूनिट्स नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम वैसे ही कुछ करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। इस बार हम यहां पर लेकिन जो है यूनिट्स ना लिख के लिख देंगे 12,000 आवर्स। और दूसरा लेवल कौन सा दे रखा है, 18,500 आवर्स। और जो कॉस्ट है उसका नाम है मेंटेनेंस। 1,70,000 यहां पर है और यहां पर है 2,09,000। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, ये देखना होता है कि कॉस्ट जो है वो किस नेचर की है। फिक्स कॉस्ट तो ये लग नहीं रही, फिक्स होती तो दोनों जगह सेम ही होता। हम फिर क्या चेक करते हैं, कहीं ये कॉस्ट वेरिएबल नेचर की तो नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट होती है तो क्या होता है, दोनों जगह पर यूनिट, यहां पे पर यूनिट नहीं पर आर जो है वो सेम निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहां देखें, अगर 1,70,000 को आप 12,000 से डिवाइड करें, यहां पर आप 2,09,000 को 18,500 से डिवाइड करें और एक बार चेक करें क्या सेम आ रहा है। सेम आ जाएगा तो हम कौन सी कॉस्ट बोल देंगे, इसको वेरिएबल कॉस्ट बोल देंगे। अदरवाइज ये कौन सी कॉस्ट होगी, फिर ये सेमी वेरिएबल होगी। सेम नहीं होगा तो यहां पे है 14.17, 2,09,000 डिवाइडेड बाय 18,500, यहां पर है 11.29। इसका मतलब सेम नहीं है। सेम नहीं होने का मतलब ये हो गया कि ये जो कॉस्ट है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, आगे कुछ भी करने से पहले तो आपको स्प्लिट करना पड़ता है, वेरिएबल पोर्शन अलग, फिक्स पोर्शन अलग। और आप जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमें एक यूनिट की चाहिए होती है, यहां पे यूनिट क्या है, आर, तो वेरिएबल कॉस्ट एक आर की चाहिए और फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए होती है। और अगर हमें दो लेवल्स दे रखे होते हैं तो आपको पता ही है कि हम कैसे स्प्लिट करते हैं। हम कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर आर, पर यूनिट नहीं ना, पर आर बोलेंगे। और वो कैसे आएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, चेंज इन आवर्स। अब देख के बताइए क्या चेंज है। सर यहां चेंज है 39,000 का, यहां चेंज कितने का है, 39,000 का। और यहां चेंज कितने का है, आवर्स में चेंज कितने का है, 6,500 का। चेक करना यही है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 39,000 और यहां लिखेंगे 6,500। बताओ भाई एक आर का कितना आ रहा है, सर 6 रुपए आ रहा है। हमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, सर वेरिएबल कॉस्ट हमें एक आर की या एक यूनिट की चाहिए थी, वो आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करोगे, दो लेवल जो यहां पर दे रखे हैं इसमें से कोई भी एक लेवल यूज करके आप निकाल लो। मान लो मैं पहले वाला लेवल यूज करता हूं, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम करते हैं टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी है 1,70,000 रुपए 12,000 के लेवल पर, माइनस एक घंटे की 6 रुपए कॉस्ट है, तो 12,000 घंटे की कितनी होगी, ये हो जाएगी 72। तो 1,72 में से 1,70,000 में से अगर मैं 72,000 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 98,000। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी निकल आई। और कैसे निकल आई, टोटलिटी बेसिस पे निकल आई, हर में टोटल ही चाहिए होती है। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की जो कि यहां पर आर है वो निकल गई, और फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है वो भी निकल गई। अब मांगी किस पर है ये देख लो, इसने हमसे 14,000 आवर्स पर मांगी है।
तो हम यहां पर क्या कहें, टोटल कॉस्ट 14,000 आवर्स पर वेरिएबल पोर्शन 14,000 इंटू 6, फिक्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 98,000 लिखेंगे। 14,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके बताओ सर, ये आता है 84, ये टोटल कर दो सर, 84 प्लस 98 ये हो गया 1,82,182। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब जरा चेक करो क्या ये ऑप्शन में है, हाँ जी सर है, सी इज द आंसर। बस यहां पे यूनिट्स ना बोल के हमने आवर्स बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा 2015 में वेरिएबल कॉस्ट जो थी हमारी वो 200 रुपए यूनिट थी। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें वैसे भी 1 यूनिट की ही चाहिए होती है, और फिक्स कॉस्ट भी उसने बता रखी है 40 रुपए यूनिट थी। फिक्स कॉस्ट जब 1 यूनिट की दे रखी हो तो ध्यान रखना ट्रैप है, और उस ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे, उसको फटाफट पहले टोटल में कन्वर्ट करो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें कभी भी 1 यूनिट की नहीं चाहिए होती, हमेशा कैसे चाहिए होती है, टोटल चाहिए होती है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिस लेवल पर वो गिवन होती है उसी लेवल से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हम जनरली फिक्स्ड मानते हैं उसको हर लेवल के लिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। याद है ऐसी कुछ बातें हमने बोली थी। अच्छा, प्रोडक्शन हमें दे रखी है, कह रहा 1,20,000 यूनिट्स की है। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहां फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें 2015 की, तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी 1,20,000 यूनिट्स की हमारी प्रोडक्शन है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 ये हो गया 48 लाख रुपए। अगर क्वेश्चन आगे कुछ ना बोले तो हम मान के चलेंगे कि यही फिक्स कॉस्ट जो है 2016 की भी है, 2017 की भी है, या कितने भी यूनिट बना लो यही फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्शन इन 2016 विल इंक्रीज टू 160 यूनिट्स। मैं अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ 2016 की फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाली है, तो आप क्या बोलोगे, सर 48 लाख ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट है इसलिए, हमारे प्रोडक्शन के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे उसने कुछ लाइनें बोली हैं, कह रहा वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 25%। मैंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट रहेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा। क्वेश्चन कुछ बोलेगा तब थोड़ी कांस्टेंट रह सकती है, फिर तो वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा हमें। हम कैसे फिर कांस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहेगा तो करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, कहता है फिक्स कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी 10% से 2016 में, और कहता है अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन 2016 विल बी। इसने पहली बात हमसे वेरिएबल कॉस्ट तो मांगी भी नहीं है, इसने फिक्स कॉस्ट मांगी है। इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे ही फोकस करना है, वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो उसने हमें बहकाने के लिए दे रखी है। ठीक है जी। अच्छा, अब वैसे तो हम फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट 2016 में 10% से बढ़ेगी। बट क्या प्रैक्टिकली फिक्स कॉस्ट बढ़ती है कभी? हाँ, बढ़ सकती है। हमने किराए पर दे रखी है बिल्डिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लैंडलॉर्ड कह रहा भाई किराया बढ़ाओ नहीं तो खाली करो, और वैसे भी एग्रीमेंट वगैरह में होता है कि एक टर्म के बाद जो है जो रेंट है वो 10% से या जितना भी अग्रीड होता है उस हिसाब से बढ़ता है। तो क्या पता हमारे यहाँ ये कोई रेंट ही हो जो बढ़ रहा है 10% से, अब तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। तो अब हम इस फिक्स कॉस्ट को रिवाइज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है 2016 में 48 लाख का आप सीधा 110% निकाल लो, और अगर आपका मैथ्स में थोड़ा हार्ड टाइट है तो अलग से 10% निकाल के जोड़ दो। नहीं, बताओ जी कितना आता है, 52,80,000। देखो एग्जाम में तो ये सेम क्वेश्चन आ सकता था, और वो हमसे हो सकता था कि वेरिएबल कॉस्ट मांगता। नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और लिखो कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट इन 2016। और मुझे आप पहले बेसिक से ये बात बताइए, हमारे लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन सी मैटर करती है, एक यूनिट की टोटल? सर एक यूनिट की मैटर करती है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो पहले एक यूनिट की निकाल लो, बाद में देख लेंगे कितने यूनिट्स की निकालनी है। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो 2015 की दे रखी है, 2015 की दे रखी है 200 रुपए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर वो कह रहा है कि जो ये वेरिएबल कॉस्ट है ना ये बढ़ जाएगी, इसने बोला है वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ जानी है 2016 में कितने परसेंट से, 25% से बढ़ जानी है। क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकती है? हाँ, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा था कि भाई जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हो सकता है उसके प्राइसेस बदल जाए। मैंने बताया था कार मैन्युफैक्चरर के लिए हो सकता है स्टील का दाम बढ़ जाए, टायर का दाम बढ़ जाए, ठीक है ना। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो बढ़ ही सकते हैं। तो अगर हम 2016 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो वो कितनी होगी सर? 200 प्लस 200 का 25% से बढ़ रही है, तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2016 में बढ़ जाती है। 200 का 25% इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो 250 रुपये पर यूनिट हो गई। अब ध्यान रखना हमारे लिए 250 रुपये मैटर करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट अगर हम टोटल निकालना चाहें तो 2016 के हमें पहले देखने पड़ेंगे यूनिट्स कितने बना रहे हैं। 2016 के जो यूनिट्स हैं वो इसने बताया है कि 1,60,000 है, तो 1,20,000 पे थोड़ी लगेगी ये खर्चा कितने पर लगेगा? 1,60,000 पे लगेगा ऑफकोर्स। तो 1,60,000 इंटू 250, 1,60,000 इंटू 250। तो यही सेम क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है। ये तो भाई बात करोड़ों पर पहुंच चुकी है, 4 करोड़ की फिगर है, तो हम 4 करोड़ पूरा भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो 400 लाख इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मर्जी है आपकी। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ ऐसे भी लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल, सर ये जो आपने ऐसे निकाला है क्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं? मैंने कहा कैसे? सर आप देखो 1,60,000 है और 2015 में 200 रुपए की कॉस्ट है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये निकालने के बाद इसके बाद अगर हम 125% से मल्टीप्लाई कर दें या 25% फिर बाद में जोड़ दें, ये भी ठीक है, आप करके देख लो, यही आएगा 4 CR ही आएगा, आप चेक कर लो, कोई अलग थोड़ी आने वाला है। पहले आप 200 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद फिर उसका 125% कर लोगे तो ये सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और हमसे क्या मांगेगा? वेरिएबल कॉस्ट मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही एमसीक्यू आ रखा है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो हमारे एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी आते हैं लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। तो एमसीक्यू पेपर में हमें टाइम के लिए एटलीस्ट घबराने की जरूरत नहीं है। और एमसीक्यू पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इससे रिलेटेड ना मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, अगर आपको वो देखनी है, मेरे ख्याल से देखनी ही चाहिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी डिस्टर्बेंस नहीं, ये वीडियो पहले पूरी खत्म करना, उसके बाद वो देखना अगर आपको देखनी है तो। चलिए आइए, PQR Limited has prepared the budget for the production of 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स इसका मतलब ये जितना भी डेटा दे रखा है वो एक यूनिट का नहीं है, 1 लाख यूनिट्स का है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी फिगर्स हमें लाख्स में गिवन है। पहली बात मतलब ये 252 के आगे 5 जीरो लगाएंगे नहीं, पर मान के चलना कि क्योंकि लाख्स में है, 252 लाख, 75 लाख, 10 लाख, 225 लाख। और हमसे क्या मांगा है? हमसे ना कहा है कि अगर मान लो हमारी प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स की हो तो हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। मतलब कहने का यह है कि वो हमसे कह रहा है कि अगर हमारी प्रोडक्शन अभी तो फिलहाल इसने जो डेटा दिया है 1 लाख यूनिट्स का है, अगर ये 60,000 हो तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ेगी वो हमें इसको निकाल के बताना है। देखो 60,000 पे निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की चाहिए होती है और फिक्स कॉस्ट हमको टोटल चाहिए होती है। और मैंने आपको जब बेसिक बातें बताई थी कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो 4 कॉस्ट हम हमेशा खुद से वेरिएबल मानते हैं बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन खुद कुछ बोलेगा तो उसकी बात मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 4 कॉस्ट कौन कौन सी हम खुद से वेरिएबल मानते हैं? पहली डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, तीसरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चौथी जो है वेरिएबल ओवरहेड। नाम ही है ना वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है ना। ये 4 मैंने कहा था आपको वेरिएबल माननी है। अच्छा जी, अब जरा यहां पर देखिए आप, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बोल रहा है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी हमारे लिए? हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमारे लिए कौन सी होगी? वेरिएबल होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे लिए कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। और ये 3 कॉस्ट जो हैं ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इतना परसेंट पोर्शन फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना परसेंट पोर्शन फिक्स्ड है तो रिमेनिंग पोर्शन वेरिएबल है। और ऐसे खर्चों को स्प्लिट करना तो हमने सीखा ही हुआ है, कोई नई बात थोड़ी है हमारे लिए।
तो हमारा जो पहला काम है ना, पहला काम, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए एक यूनिट की, फिक्स कॉस्ट चाहिए टोटल, फिर आगे बात करेंगे, पहले तो यही काम जरूरी है, इसके बिना तो बात बन नहीं पाएगी। तो चलिए आइए हम जरा इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हम सबसे पहले यहां पर वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं इन लैक्स, इन लैक्स गिवन है। हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 252 लैक्स, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है 75 लैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता है हमें 10 लैक्स। अगला खर्चा है वर्क्स ओवरहेड्स, और वर्क्स ओवरहेड्स के ब्रैकेट में लिखता है 60% फिक्स्ड है, इसका मतलब 40% जो है वो वेरिएबल होगा। तो 225 का 40% करिए यहां पर और बताइए कितना आएगा, 90 लाख आ रहा है। उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स, सर ये वर्क्स ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर ना हमारा डिस्कशन आएगा सेपरेट टॉपिक में, हम एक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट करके टॉपिक रिवाइज करेंगे, वहां पर देखेंगे। फिलहाल आप माने खर्चा ही होता है, ठीक है जी। 80% फिक्स्ड है तो इसका मतलब 20% वेरिएबल होगा, तो 40 का 20% निकाल दें अगर हम, तो ये आता है 8 लाख। उसके बाद है सेलिंग ओवरहेड्स, बीस का 50%, 10, ठीक। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ध्यान रखें ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये 1 लाख यूनिट्स के हैं, 1 लाख यूनिट्स के, एक यूनिट के नहीं है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, ये 1 लाख यूनिट्स के हैं सारे खर्चे। हमें वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की चाहिए होती है, इसका टोटल मारो फटाफट, 445, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे आप, दिस इज 445 लैक्स, क्योंकि सारी फिगर किस में है, लैक्स में है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताओ, तो क्या कहोगे आप, सर 445 लैक्स, लैक्स ध्यान रखना लैक्स है, नीचे भी 1 लाख है, ये लाख लाख आपस में कट जाएगा, 1 के नीचे भी 5 जीरो है, 445 के आगे भी 5 जीरो है, तो ये हमारी बेसिकली 445 रुपए पर यूनिट। ध्यान रखना एक बात मैं वापस से बोल रहा हूं, बड़ी बेसिक सी बात है, ये 445 लैक्स है और ये 445 रुपए है। ये 445 लाख कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 1 लाख। हमें किसकी चाहिए, एक यूनिट की चाहिए, एक यूनिट की आ गई क्या, हाँ जी आ गई। अगला हमारा काम क्या होगा, अब हमारे लिए ये सब हमारे लिए अब मैटर ही नहीं करता, हमारे लिए बस ये चीज मैटर करती है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की चाहिए होती है, निकाल दी हमने, ठीक है जी। चलिए आइए, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट हमें कैसे चाहिए होती है, टोटल चाहिए होती है। फिक्स कॉस्ट हमको टोटल चाहिए होती है। वर्क्स ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स बेसिकली फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इसका नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है। फिलहाल ये कितने हैं, 60% फिक्स्ड, 225 का 60%। हम करेंगे ना इसको डिस्कस, चिंता क्यों कर रहे हो आप, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट एक टॉपिक है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉस्ट शीट भी पढ़ते हैं हम, तो वहां देखेंगे हम। 135 एडमिन ओवरहेड्स, 40 का 80%, 32 सेलिंग ओवरहेड्स, 20 का 50%, टोटल बताओ 177 लैक्स। ध्यान रखना ये रुपए, ये पूरी टोटल है, ये लैक्स, ये क्या है, टोटल अमाउंट है। हमें फिक्स कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, टोटली चाहिए होती है। तो क्या हमारा काम बन गया, अब हाँ जी हमारा काम बन गया, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की आ गई और फिक्स कॉस्ट टोटल आ गई। अब कितने यूनिट्स के लिए चाहिए आपको, 60,000 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए चाहिए, 60,000 यूनिट्स के लिए चाहिए। तो आइए जरा निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट एट 60,000 यूनिट्स,
मैं इस पेन का ना कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो अदरवाइज। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 इंटू 445, एक यूनिट की कितनी है 445, ये हो जाएगा। ध्यान रखना कहीं जीरो गिरा मत देना, बात करोड़ों में पहुंच चुकी है। सर लैक्स में ही लिखो ना, लैक्स में भी लिख सकते हो आप। अगर लैक्स में लिखना हो तो ध्यान रखना फिर 60,000 मत बोलना, फिर 60,000 ना बोल के 0.6 लाख बोलना। 60,000 इज इक्वल टू 0.6 लाख। अगर मैं यहां पर 445 को, जो कि एक यूनिट की कॉस्ट है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 जीरो नहीं आएंगी जो अभी आ रही है, ये 5 जीरो नहीं आएंगी, बस सिर्फ 267 आएगा। इसमें कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं पूरा लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट, अब ध्यान से पहले देख लो प्लीज, यहां पर फिक्स कॉस्ट ये 177 लाख है, क्योंकि मैं अब यहां पे पूरी फिगर लिख रहा हूं तो इसके आगे 5 जीरो लगानी पड़ेगी। बस आप अगर लैक्स में लिखो तो 60,000 ना लेके 0.6 लेना बस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। चलो इसका टोटल बता दो। 267 प्लस 267 लैक्स प्लस 177 लैक्स, ये हो गया 444 लैक्स, या कहें 4,44,00,000। ठीक है। इसने हमसे ना टोटल थोड़ी मांगा, इसने हमसे क्या मांगा है, इसने हमसे एक यूनिट की कॉस्ट मांगी है, तो हम यहां पर कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये कितना आ जाएगा, 740 आ रहा है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आप यहां पर 0.6 लेते तो ये मात्र कितना आता, सिर्फ ये इतना पोर्शन आता, 444 आता। ठीक है ना। फिर आप इस 444 को, क्योंकि हमें एक यूनिट का चाहिए, डिवाइड करते 0.6 से तो 740 ही आ जाता। ठीक है। वो कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए पूरी पूरी 5 जीरो ले ली। आप चाहो तो लैक्स में भी सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 पहले के क्वेश्चंस के मुकाबले में कैसे अलग है। हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए वहां पर हमने देखा कि हमें दो लेवल्स पर अगर डेटा दे रखा था तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली दे रखा था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे तो ये खर्चा है, 15,000 बनाएंगे तो ये खर्चा है। ठीक। फिर हमने देखा कि हमें खर्चा इवन नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे भी दे रखा था, और इस बार ना हमको परसेंटेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली दे रखा है कि जितनी भी हमारी कैपेसिटी है अगर हम उसका 50% यूज करते हैं तो हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 6 लाख रुपए के लगते हैं, और अगर हम 60% कैपेसिटी यूज करते हैं तो वो 6,60,000 लगते हैं। और हमसे जो खर्चे मांगे हैं ये वाले, वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर मांगे हैं। देखो काम ना वही करना है। अब हम पहले ना यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जैसे निकालते थे, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% निकाल लेंगे। जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर आर निकाला था, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% निकाल लेंगे। अच्छा ये 6 लाख रुपए का खर्चा मुझे बताइए कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए है, 50%। तो 1% के लिए क्या करना चाहिए, 50 से डिवाइड कर देना चाहिए। भाई आप 50 को यूनिट मान लो, क्या दिक्कत है। और 6,60,000 का खर्चा जो है वो 60% के लिए, यहां पर 1% का निकालने के लिए क्या करोगे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 12,000। 6,60,000 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 11,000। इसका मतलब ये कि यहां पर भी ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट हुई, ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुई। बस यहां फर्क इतना है कि यहां पर कॉस्ट जो है वो यूनिट्स में ना देके उसने परसेंटेज कैपेसिटी में दे दी। क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें अगर यहां पर परसेंटेज कैपेसिटी में दे रखा है तो हम 1% के लिए काम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो हमारा पहला काम तो क्या रहना चाहिए, इसको हमें स्प्लिट कर देना चाहिए। हमें वेरिएबल कॉस्ट यहां पर वैसे एक यूनिट की चाहिए होती है, यहां पर किसके लिए चाहिए होगी, 1% की। और फिक्स कॉस्ट हमें कैसे चाहिए होगी, टोटल चाहिए होगी। तो मैं आपके लिए यहां पर अगर कहूं कि बताइए वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1%, तो आप कैसे कहोगे, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% कैसे निकालोगे। सर चेंज इन टोटल कॉस्ट।
डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज कैपेसिटी। नहीं, ऐसे ही तो करेंगे। अच्छा, चेंज इन टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 60,000, और चेंज इन कैपेसिटी कितना है 10, भाई 50 से 60% हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% कितना हुआ 6,000 रुपए। और अब इसकी मदद से क्या निकालोगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी एक लेवल ले लो, मान लो मैं 50% वाला लेवल लूं, व्हाट इज टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपए, माइनस 1% के लिए 6,000 की कॉस्ट है, तो 50% के लिए कितनी होगी, 50 को 6,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 लाख रुपए आएगा। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट हमारी 3 लाख की हो जाएगी। अब आप चेक कर लीजिए, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट हमें 1% के लिए चाहिए होती है 6,000 है, फिक्स कॉस्ट हमको टोटल चाहिए होती है 3 लाख है। अब इसने किस पर मांगी है, इसने हमसे 80% पर मांगी है। तो बस अब करना क्या है, सिंपली वेरिएबल टोटल कॉस्ट फॉर 80% निकाल दो। पहले वेरिएबल कॉस्ट 80, एक के लिए 6,000 है तो 80 के लिए कितना, 4,80,000। फिक्स कॉस्ट कितना, 3 लाख, 7,80,000 आंसर हो गया। कोई है तकलीफ, नहीं ना। देखो अभी तक आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि जो हमने आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं रिवीजन सीरीज के लिए, उसके ना हर एक क्वेश्चन के नीचे ना हमने सोर्स प्रोवाइड कर रखा है कि ये क्वेश्चन जो है इस अटेम्प्ट का है, ताकि बच्चे को भी एक कन्वीनियंस रहे कि हाँ ये इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। और इवन जो हमारा रेगुलर बैच में जो हम बुक प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बुक में भी ना हर एक क्वेश्चन के नीचे हम लिख देते हैं कि ये इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में शायद ना गलती से रह गया, लेकिन माइंडेड ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है इसको प्लीज हल्के में नहीं लेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह देखोगे, इसने हमें यूनिट्स नहीं, हमें परसेंटेज कैपेसिटी बता रखा है कि 60%, 70% और 80% पर हमारी ये कॉस्ट है। और हमसे डिमांड क्या रखी है, टोटल कॉस्ट मांगी है 77% लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। अब 60, 70, 80 हमें 2 लेवल भी देता तो हमारा काम बन जाता, इसने 3 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हमारा और क्रॉस कंफर्म हो जाएगा, बट 2 पे भी काम चल जाता। अब मांगा हमसे कितने पर है, 77% पर। अब यहां पर हमारी जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो ये जानना कि जो कॉस्ट दे रखी है उसमें से वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है और सेमी वेरिएबल कौन सी है। अदर ओवरहेड्स के लिए तो साफ साफ पता लग रहा है 40, 40, 40। ये खर्चा कौन सा है, ये खर्चा जो है ये फिक्स खर्चा है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ध्यान रखना मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब वेरिएबल मानना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद कुछ इंडिकेशन दिया है, जैसे यहां पर हमारे पास 3 लेवल पर जो है खर्चा दे रखा है, तो हमें फिर भी यहां पे क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सही में वेरिएबल है कि नहीं। ये 3 लेवल नहीं दे रखे होते फिर हम अपने आप से वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन यहां पर तो कंफर्म हो सकता है ना। और हम कंफर्म कैसे करते हैं, हम तीनों लेवल पर जो है एक बार एक परसेंट की कॉस्ट निकाल के देख लेंगे। जैसे यहां पर 1,20,000 को 60 से डिवाइड करो, सर 1,20,000 को 60 से डिवाइड करते हैं 2,000 आता है। ऐसे ही आप 140 को 70 से डिवाइड करोगे फिर 2,000 आएगा, 160 को 80 से डिवाइड करोगे फिर 2,000 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1%, अगर या कहें कि कॉस्ट फॉर 1% सेम आ रही है, तो इट इंप्लाइज कि जो खर्चा है वो कौन सा है, वो 100% वेरिएबल खर्चा है। ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें, 90,000 को जब मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो 1,500 आता है। ऐसे ही 1,05,000 को मैं जब 70 से डिवाइड करता हूं तो फिर 1,500 आता है। ऐसे ही 1,20,000 को भी जब आप 80 से डिवाइड करेंगे फिर 1,500 आएगा। अगर कॉस्ट फॉर 1% तीनों में सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये खर्चा भी 100% वेरिएबल खर्चा है। और अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को देखते हैं तो 54,000 को जब मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो 900 रुपए आता है। और ऐसे ही 58,000 को जब मैं 70 से डिवाइड करता हूं तो अब 900 नहीं आता है, 828 पॉइंट समथिंग आ रहा है। दैट मींस ये जो खर्चा है ये वाला खर्चा सेमी वेरिएबल खर्चा है। मतलब हमें जो मेन यहां पर कैलकुलेशन करनी होगी वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए करनी होगी, क्योंकि ये खर्चा जो है वो सेमी वेरिएबल खर्चा है। क्या मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं।
पहले हम प्रोडक्शन ओवरहेड को स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि यही मेन काम है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे स्प्लिट करोगे? पहले हम वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% निकालने के लिए आपको चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन परसेंटेज कैपेसिटी लेना है। तो 58,000 माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाय 10। हम कह सकते हैं 400 रुपये आ गया। वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% कितना है? 400 रुपये। और अब आप क्या करेंगे? अब आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट के लिए तो आपको टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाना है। कोई भी एक लेवल पकड़ लिया, 54,000 वाला लेवल ही ले लिया, माइनस 60% के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1% के लिए 400 है, तो 60% के लिए हमारी हो जाएगी 24,000। और हमारी फिक्स कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। 20 नहीं सर, 30 आएगी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 30,000 आएगी। तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी जो है वो टोटल आ गई। देखो अब ना हमें ये पता लग गया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 1% के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है। अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल खर्चों को अलग कर लेते हैं और फिक्स वालों को अलग कर लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर 77% मतलब 77% के लिए निकाल लेंगे। अब हम यहां पर क्या करें? वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1%। अब आप मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है? सर सबसे पहली तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल कोई भी एक लेवल पकड़ लो, 1,20,000 वाला ही ले लो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 कितना होता है बताओ? सर अभी तो निकाला था आपने। हाँ बताओ ना फिर भी कितना? 2,000 आएगा। ये फॉर 1% है, ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारा खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर कोई भी एक लेवल ले लो, 90,000 डिवाइडेड बाय 60, मेरे ख्याल से ये 1,500 था। और उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कितना है? 1% के लिए 400 है। ये हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1% आ गई 3,500, ये 3,900 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ये हमारी कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें सारी कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का वेरिएबल वाला पोर्शन। हमें हमेशा वेरिएबल कॉस्ट कैसे चाहिए होती है? 1 यूनिट की, या पीछे देखा 1 घंटे की, यहां पर किसकी? 1% की। और अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहां पे फिक्स कॉस्ट चाहिए एंड फिक्स कॉस्ट। यहां फिक्स कॉस्ट भी निकाल लो आप। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी है? 2 ही तो हैं। एक तो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कितना फिक्स पोर्शन है? 30,000 का। और एक आखिरी कॉस्ट हमारी कौन सी थी फिक्स में? अदर ओवरहेड्स। और अदर ओवरहेड्स कितनी है? 40,000। तो हमारी फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी हो गई? फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल हो गई 70,000। ये लो भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब आप वेरिएबल कॉस्ट एट 77% निकालो, टोटल कॉस्ट एट 77% निकाल लो। टोटल कॉस्ट एट 77% कैसे निकालोगे? सर पहले हम वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। कैसे? सर 1% के लिए 3,900 है, तो 77 के लिए कितनी होगी? 3,900 को 77 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3,03,000। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है ना, वो थोड़ी बदलेगी। 3,70,300 हो गया। 20 द आंसर। देखो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसके थ्रू हम अपनी जो पहली क्लासिफिकेशन है बजट्स की उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। और कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, आपको लगे कि आलतू फालतू क्वेश्चन ना, ना हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है। हमारे स्टडी मैट में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर हमारे एग्जाम में तो एमसीक्यू आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो बना दिए हैं। 27 से लेकर 35 9 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे। लेकिन पहले हम इसको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह लेंगे ताकि हम इसके थ्रू बजट्स का भी डिस्कशन कर सकें। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे लेना है, यहां इसने बोला है कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप बना दीजिए बजट 60% पर, 80% पर और 100% कैपेसिटी लेवल पर।
अब वो कैसे बनाना है वो हम बात करेंगे और फिर हम इसको एमसीक्यू की नजर से भी देख लेंगे। लेकिन पहला हमारा यहाँ इंटेंशन है कि इसको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह लेना और इसकी मदद से जो हमारी बजट्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करना। जैसे मैंने कहा था ना, हम धीरे धीरे बजट्स में एंटर करते जाएंगे, वही समझ लो ये क्वेश्चन जो है जरिया है बजट्स में एंटर करने का। अब इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो क्या है, कह रहा है कोई एपेक्स कंपनी है जो 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो 100% कैपेसिटी पर काम करे। भाई कह रहा है कि ये जो कंपनी है अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर ले अपनी तो 4000 यूनिट बना सकती है। जैसे मान लो हम अपनी बात करें, आप एज अ स्टूडेंट मान लो पूरे दिन में अगर आप चाहो तो 12 घंटे पढ़ सकते हो, ये आपका क्या है 100% कैपेसिटी। वो पढ़ते नहीं आप अलग बात है लेकिन आप 12 घंटे पढ़ सकते हो। मान लो आप असल में तो 6 ही घंटे पढ़ते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है अपनी कैपेसिटी का 50% यूटिलाइजेशन कर रहे हो। नहीं, ऐसे ही वो कह रहा है कि हमारी वैसे 100% कैपेसिटी कितनी है 4000 यूनिट्स की, और इसने जो हमसे डिटेल मांगी है, जो बजट मांगा है वो 60% पर 4000 100% के यूनिट है। तो 60% पे तो अगर हम 60% कैपेसिटी यूज करेंगे तो 2400 यूनिट होगा। नहीं, 80% पर 80% का मतलब हो गया 3200 यूनिट। 4000 का 80% कितना होता है 3200, और 100% पर मतलब 4000। कहने का मतलब ये, इसने हमसे जो कैलकुलेशंस मांगी हैं, जो बजट मांगा है वो 2400 3200 और 4000 यूनिट पे मांगा है, जबकि इसने खुद हमें किस पर दिया है 2800 पर और 3600 पर। मांगा किस किस पर है 4000 का 60%, क्योंकि 4000 100% कैपेसिटी है, 60% कितना होता है 2400, 80% मतलब 3200 और 4000 पर हमसे बजट मांगा है। लेकिन उसने दिया किस पर हुआ है 2800 और 3600। अब ये बजट वगैरह कैसे बनते हैं, बजट होता क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमें यह पता लगाना कि खर्चा वेरिएबल नेचर का है, खर्चा फिक्स नेचर का है या खर्चा सेमी वेरिएबल नेचर का है। क्योंकि अगर सेमी वेरिएबल नेचर का होगा तो हमें फिर उसे स्प्लिट करना होगा। अब यहां पे हमें 2 लेवल्स का डेटा दिया ही इसलिए है ताकि हम इस बात का पता लगा सकें। चलिए आप पहले तो ये देख के बताइए कि इसमें से कौन से खर्चा जो है वो फिक्स नेचर का है। सर फिक्स तो हमें देखते ही पता लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेप्रीसिएशन जो है ये एक फिक्स खर्चा है 1400। ऐसे ही मुझे सैलरीज का खर्चा भी दोनों जगह सेम दिखता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 खर्चे हैं डेप्रीसिएशन और सैलरीज, ये दोनों खर्चे फिक्स्ड है और एक का अमाउंट 1000 रुपए है, दूसरे का अमाउंट 1400 है। ठीक, इसके बाद बाकी के बचे हुए खर्चे या तो वेरिएबल नेचर के होंगे या सेमी वेरिएबल नेचर के होंगे, वो पता लगाना है। और पता लगाने का तरीका आपको पता ही है, दोनों लेवल्स पर एक यूनिट की कॉस्ट निकाल के देख लो, सेम आती है तो वेरिएबल है, सेम नहीं आती तो सेमी है। जैसे कि हम पहले पावर का खर्चा देख लेते हैं, 1800 को डिवाइड करते हैं 2800 से तो ये आता है 0.64, 2000 को डिवाइड करते हैं 3600 से ये आता है 0.55, मतलब अलग अलग आ रहा है। और अलग अलग का मतलब हो गया कि ये खर्चा जो है वो सेमी है। ठीक, रिपेयर मेंटेनेंस 500 को डिवाइड करते हैं 2800 से, ये आता है 0.17। ऐसे ही 560 को डिवाइड करते हैं 3600 से 0.15, इसका मतलब ये वाला खर्चा भी सेमी वेरिएबल है। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर 700 डिवाइडेड बाय 2800, ये आता है 0.25। ऐसे ही 900 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी आता है 0.25। ये खर्चा जो हो गया ये खर्चा वेरिएबल नेचर का हो गया एट द रेट ऑफ कितना 0.25 पर यूनिट। ठीक है ना, वेरिएबल हमारे लिए मैटर करता है 1 यूनिट का, तो 25 पैसे पर यूनिट है। कंज्यूमेबल स्टोर्स को देखो 1400 डिवाइडेड बाय 2800, ये आता है 0.5। और ऐसे ही 1800 डिवाइड बाय 3600, ये भी आता है 0.5। इसका मतलब ये वाला खर्चा भी वेरिएबल नेचर का है और कितना है 0.50 पर यूनिट। दोनों जगह सेम आ रहा है ना। इंस्पेक्शन देखते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 2800, ये 0.07 आ रहा है, और 240 डिवाइडेड बाय 3600, ये 0.06 आ रहा है। इसका मतलब ये खर्चा जो है ये सेमी है, बिकॉज ये सेम नहीं आ रहा। ध्यान से, अभी अभी खर्चे खत्म नहीं हुए हैं, लग रहा है कि खत्म हो गए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, क्वेश्चन से अगर ना पता लग पाए तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा खर्चा होता है, वेरिएबल नेचर का होता है। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल जो है 1 यूनिट का 1 रुपया लगता है, और ये बताया नहीं हुआ कि ये वेरिएबल खर्चा है कि सेमी वेरिएबल खर्चा है। तो क्या मान ले इसके लिए, डायरेक्ट मटेरियल के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वेरिएबल खर्चा मानते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बारे में भी एज सच कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसलिए हम इसको भी वेरिएबल खर्चा मानेंगे। तो अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, जो
टोटल खर्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे दे रखे 9, टोटल 9 खर्चे हैं, जिसमें से वेरिएबल हो गए हमारे 4। कौन कौन से? इनडायरेक्ट लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, 4 वेरिएबल है, 3 सेमी वेरिएबल है, 3 7 और 2 फिक्स्ड है। पहले इतना डिस्कशन समझ में आया? अभी क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। फिलहाल ये तो समझ में आ गया ना कि कौन कौन सा खर्चा वेरिएबल है और कौन कौन सा सेमी है और कौन कौन सा फिक्स्ड है और क्यों है। पहले मेन जो सवाल है क्यों है, ठीक है ना? तो ये सब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए अब ना हम इसको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की तरफ पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो एमसीक्यू मांगे होंगे वो देख लेंगे क्या क्या मांगे हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले इस क्वेश्चन में बताइए कि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, पहले वो लिख लेते हैं, कौन कौन से हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। सर हमारे इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो 2 हैं, एक तो सैलरीज है 1000 रुपए की और दूसरा डेप्रीसिएशन 1400 की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेमी वेरिएबल खर्चे, क्योंकि इनको हमें स्प्लिट करना है। सेमी वेरिएबल खर्चा, सेमी वेरिएबल में जो पहला खर्चा है वो है पावर का। और क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? सर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। आइए देखें चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है हमारा। सर चेंज इन टोटल कॉस्ट है 1800 से 2000 हो गया, मतलब 200 का चेंज है। और यूनिट्स में जो चेंज है 2800 से 3600, मतलब 800 का चेंज है ना? ऐसा ही हुआ ना? तो 200 डिवाइडेड बाय 800, एक बार लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। ये 2000 में से 1800 माइनस किया और ये 3600 में से 2800 माइनस किया, 0.25 पर यूनिट आ गया। और अब आपको फिक्स कॉस्ट निकाल देनी है। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी एक लेवल लें, अगर पहला ही लेवल ले लें तो टोटल कॉस्ट हमारी 1800 है, माइनस 2800 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी, एक यूनिट की 25 पैसे है, तो 2800 यूनिट की कॉस्ट मेरे ख्याल से आनी चाहिए 700। एक बार चेक करो जरा, तो 1800 माइनस 700 1100 हो गया। मैं कुछ नया नहीं किया है, ये तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है एक यूनिट की और फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है टोटल। 3 सेमी वेरिएबल खर्चे हैं, एक की बात हो चुकी, अगले की बात करते हैं। अब अगला हमारा जो खर्चा है वो कौन सा है? अगला खर्चा हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए भाई चेंज कितना है। सर चेंज है 500 से 560, मतलब 60 रुपीज का चेंज है। यूनिट्स का चेंज तो सेम ही होगा, 60 डिवाइडेड बाय 800। ये ध्यान रखना बहुत ही कम आ रहा है, 0.075 आ रहा है। और फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करोगे? 500 माइनस 2800 इंटू 0.075। तो मैं 500 में से, ये शायद कैलकुलेट करके देखो, 210 आ रहा है, ये आ गया 290, ठीक है। तो एक यूनिट का भी आ गया और टोटल भी आ गया फिक्स कॉस्ट। इसके बाद हमारा जो तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का चेंज देखो भाई कितना है। सर 200 से 240 हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा चेंज 40, ये हो जाता है 0.05, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 200 माइनस 2800 इंटू 0.05। तो 200 में से अगर हम 140 को माइनस कर देते हैं तो 60 रुपये आता है। तो ये हमारे पास एक यूनिट की भी आ गई और फिक्स कॉस्ट टोटल भी आ गई। देखो हमने फिक्स खर्चों की बात भी कर ली, सेमी वेरिएबल की बात भी कर ली। अब हमें वेरिएबल खर्चों की लिस्ट बनानी है। वेरिएबल खर्चे हमारे 4 हैं टोटल, है ना?
आइए उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसने खुद ही बता दिया कि 1 रुपया यूनिट है, तो ये तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस ही यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इस पर इंडिविजुअल एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना। क्या है डायरेक्ट वेजेस के ऊपर बात, आइए देखें। कहता है डायरेक्ट वेजेस पर आर, पर यूनिट नहीं बोला है, पर आर बोला है, बहुत ध्यान से, पर आर इज 4 रुपए। कहता है हमारे यहां जो वर्कर आता है 1 घंटा काम करता है और उसको हम 4 रुपए दे देते हैं, ठीक है। कहता है रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज 10 यूनिट्स। एक वर्कर आया, उसने 1 घंटा काम किया, कहता है सर पैसे। मैंने कहा भाई कितने यूनिट बनाए, कहता है सर 10 यूनिट बनाए। मतलब मैं जब उसको 4 रुपए दे रहा हूं तो मैं ये भी सोच सकता हूं कि ये 4 रुपए मैं उसको 1 घंटे के दे रहा हूं, और मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि मैं उसको 4 रुपए 10 यूनिट के दे रहा हूं, क्योंकि उसने उस 1 घंटे में कितने बनाए हैं यूनिट्स, 10 यूनिट बनाए हैं। मुझे यहां पे ना वेरिएबल कॉस्ट पर आर थोड़ी चाहिए होती है, सारा डेटा यूनिट्स में है, मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की चाहिए। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल कॉस्ट हमें मतलब डायरेक्ट वेजेस जो है वो पर आर दे रखा है, मुझे 1 घंटे की बात नहीं करनी है, यहां पर 1 यूनिट की बात करनी है। और उस 1 घंटे में वो 10 यूनिट बना रहा है। इसका मतलब जब मैं उसको 4 रुपए देता हूं तो मैं एक तरह से ये भी बोल सकता हूं कि मैंने उसको 1 घंटे के 4 रुपए दिए हैं, और मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने उसको 10 यूनिट के 4 रुपए दिए हैं। अगर 10 यूनिट के 4 रुपए हैं तो 1 यूनिट के 40 पैसे होने चाहिए। यही बात बस मुझे आपको लिखवानी है, क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉस्ट ना पर आर थोड़ी चाहिए होती है, 1 यूनिट की चाहिए होती है। तो हम यहां पर ये बात जानते हैं कि जो वेजेस ऑफ 1 आवर इज इक्वल्स टू वेजेस ऑफ 10 यूनिट्स। एक ही तो बात है भाई, 1 घंटे के वेजेस मतलब 10 यूनिट के वेजेस। वेजेस ऑफ 1 आवर हम कितने रुपए दे रहे हैं, 4 रुपए दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये 4 रुपए बेसिकली 10 यूनिट्स के वेजेस है। तो मुझे अगर वेजेस ऑफ 1 यूनिट निकालने हो या वेज पर यूनिट निकालना हो तो क्या कहोगे आप, सर इस 4 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 वेजेस पर यूनिट। इसको डालो आप एक सुनहरे डब्बे में, ठीक है जी। और हमारा यहां पर ये कितना निकल आया, ये निकल आया 0.4, हमें यही चाहिए था। इसके बाद जो हमारा अगला वेरिएबल खर्चा है वो कौन सा है, वो है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर आप कैसे भी निकाल सकते हो, 700 को 2800 से डिवाइड कर दो, या फिर आप 900 को 3600 से डिवाइड कर दो, हमने ऊपर देखा भी नहीं। और ये हमारा कितना आया था, 0.25 आया था। और उसके बाद हमारा चौथा था कंज्यूमेबल स्टोर्स, 1400 था 2800 के लेवल पर और 1800 था 3600 के लेवल पर। और ये हमारा आ रहा था कितना, 0.5 पर यूनिट। तो हमारी 4 वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो ये रही, एक ये रही, ये रही, ये और ये। चलिए अब हमने ना कैलकुलेशन सारी कर ली है। अब हमें बेसिकली बनाना क्या है, हमें ना यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। सर फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं। अरे यही बताने के लिए तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। बस ये क्वेश्चन होते ही हमें पता लग जाएगा, अच्छा ये है फ्लेक्सिबल बजट्स। अच्छा कितने कितने परसेंट पर बनाना है हमको, हमें क्वेश्चन ने बोला कि 60% कैपेसिटी पर बनाओ, 80% कैपेसिटी पर बनाओ और 100% कैपेसिटी पर बनाओ, ठीक है। और क्वेश्चन में साफ साफ शुरुआत में ही एक लाइन लिखी हुई थी कि हम 4000 यूनिट्स बना सकते हैं 100% कैपेसिटी पर, यहां 4000 यूनिट्स बना सकते हैं। अब आप जरा मुझे बताइए, अगर 4000 हमारी 100% कैपेसिटी है तो 60% कैपेसिटी हमारी 2400 यूनिट्स होगी, 4000 का 60%। और 80% कैपेसिटी पे हम कितने बना लेंगे, 3200 यूनिट्स बना लेंगे। पहले आप मुझे बताइए क्या यहां तक समझ में आता है। कहने का मतलब ये कि हमें 2400 यूनिट्स पर, 3200 यूनिट्स पर और 4000 यूनिट्स पर जो हमें सारी कॉस्ट बतानी है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, भले ही कॉस्ट वैसे 3 तरह की होती है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, पर सेमी वेरिएबल को भी आपने स्प्लिट तो कर ही दिया ना, या तो उसका वेरिएबल हिस्सा है या उसका फिक्स हिस्सा है।
कहने का मतलब ये कि मैं यहां बजट बनाते वक्त अब दो ही क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, एक वेरिएबल खर्चे की और दूसरी फिक्स खर्चे की, क्योंकि सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल पोर्शन है वो इस वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा और सेमी वेरिएबल का जो फिक्स पोर्शन है वो फिक्स वाले हेड में आ जाएगा। अब मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट जो चार हैं वो कौन कौन सी है, जो हमें पहले से ही पता था चार। सर चार हमारी जो थी, एक तो डायरेक्ट मटेरियल है, दूसरी डायरेक्ट वेजेस है, एक हमारी इनडायरेक्ट लेबर है, अभी अभी तो निकाला ना हमने सब कुछ, और एक हमारी है कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये चार तो हमने अभी अभी कंप्यूट भी करी, आप देख लीजिए ये रही चारों। और सेमी वेरिएबल के अंदर भी तीन वेरिएबल कॉस्ट और है, कौन कौन सी? सर एक तो पावर, एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और तीसरा इंस्पेक्शन। उनका वेरिएबल पोर्शन यहां पर आएगा। अच्छा हमारी फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में हमारे पास एक तो थी सैलरीज, देखो ये रहा सैलरीज, और दूसरा डेप्रिसिएशन, ये तो साफ साफ है ही। और फिर सेमी वेरिएबल में भी तो फिक्स पोर्शन है ही, तो वो भी आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहां पर हम सैलरीज लिखेंगे, यहां पर हम डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे, और जो हमारे सेमी के तीन पोर्शन हैं वो भी आएंगे यहां पर, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन। आप पहले यहां तक समझे कि मैंने यहां पर जब बजट बनाया, पहले तो हमें बजट तीन लेवल्स पर बनाना है। उसने बोला है 60% पर, 80% पर, 100% पर। और मैं अगर यूनिट्स में बात करूं, अगर मैं 100% कैपेसिटी यूज करता हूं तो हम 4000 यूनिट बनाते हैं, तो 60% कैपेसिटी यूज करेंगे तो 2400 बनेंगे, 80% कैपेसिटी यूज करेंगे तो 3200 बनेंगे। वैसे हमारी कॉस्ट तीन तरीके की है, लेकिन अब देखा जाए तो कॉस्ट तो दो ही हुई ना, क्योंकि सेमी को भी हमने स्प्लिट कर दिया वेरिएबल में और फिक्स पोर्शन में, तो हमारे लिए कॉस्ट दो ही हुई। तो वेरिएबल में चार तो हमें साफ साफ दिख ही रहे थे, और तीन खर्चे ऐसे थे जो थे तो सेमी वेरिएबल, लेकिन उसका वेरिएबल पोर्शन हमने यहां लिख दिया और उसका फिक्स पोर्शन हमने फिक्स खर्चों में लिख दिया। अब जो आसान आसान है पहले वो पहले कर लेते हैं। आप मुझे बताइए फिक्स खर्चों में हमारा डेप्रीसिएशन और सैलरी कितना कितना है? सर ये रहा 1000 और 1400, ये तो किसी भी लेवल पर सेम रहेगा। पावर का जो फिक्स एक्सपेंस है वो कितना है? 1100। रिपेयर मेंटेनेंस का कितना है? 290। और इंस्पेक्शन का कितना है? 60। ठीक है ना, ये तो हम एज इट इज लिख सकते हैं यहां पर, ये तो हम एज इट इज लिख सकते हैं। आइए लिखिए, पहले मुझे बताइए सैलरीज का कितना खर्चा है? सैलरीज है हमारी 1000 ईच। अब इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना, आपने सिंपली लिखते जाओ। डेप्रीसिएशन जो है वो है कितना? 1400 ईच। पावर जो था उसका फिक्स पोर्शन था 1100 रुपए। ऐसे ही रिपेयर मेंटेनेंस का जो फिक्स पोर्शन वो 290 था, और इंस्पेक्शन का 60-60 रुपए था। अब आपने करना क्या है, बस इनका टोटल कर दो, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। ये क्या है? हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, और कितनी? 3850। टोटल करना जरा यही आ रहा होगा, देखो 3850। क्या यहां तक कोई इशू होना चाहिए आपको? आपने सारी बेसिक कैलकुलेशन करके रखी हुई है, फिक्स कॉस्ट में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तीनों जगह सेम आने वाली है। अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल हमारी जो है वो एट द रेट ऑफ ₹1 है, नहीं ये जो हम कहें एट द रेट ऑफ ₹1, तो 2400 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2400। 3200 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 आएगा। 4000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 आएगा। डायरेक्ट वेजेस जो हमारा था वो था 40 पैसे एट द रेट ऑफ 0.4, तो 2400 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 2400 इंटू 0.4 हो गया 960। 3200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1280। ऐसे ही 4000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1600 आ जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला खर्चा है वो है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर जरा देखो हमारी कितनी आई थी एक यूनिट की?
सर वो थी एट द रेट ऑफ ₹0.25 पर यूनिट। अब 2400 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, एक यूनिट की आपको पता है ना, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करते चलो। 3200 इंटू 0.25 कितना होता है? 800। ऐसे ही 4000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स को देखोगे तो वो था 0.50, और 0.50 मतलब 2400 इंटू 0.5 1200, ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 2000। उसके बाद पावर में कितना था? सर पावर में हमारा था 25 पैसे ही था, तो यहां पर हम क्या करें, एट द रेट ऑफ ₹0.25, तो 0.25 के हिसाब से यहां पर 600, ऐसे ही 800, और ऐसे ही 1000। रिपेयर मेंटेनेंस का तो 0.075 था, 0.075 मल्टीप्लाई करो भाई, कितना कितना आता है सर? 2400 इंटू 0.075, ये आ गया 180। 3200 इंटू 0.075, 3200 इंटू 0.075, ये आता है 240, और ऐसे ही 4000 इंटू 0.075, ये आता है 300। और लास्ट में हमारा था इंस्पेक्शन, वो था 5 पैसे मतलब 0.05। अब 2400 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो भाई, ये आता है 120। ऐसे ही 3200 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, और 4000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। जैसे मुझे अभी आपने फिक्स कॉस्ट का टोटल करके बताया था, ऐसे ही मुझे वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल करके बता दीजिए कितना कितना आता है। ये हमारी हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर ये आ रहा है 2400 यूनिट्स पर तो 6060, इस पे आ रहा है 8080, और इस पर आ रहा है 10100। एक बार प्लीज सारे चेक करें। और अगर ऐसा है तो अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कह देते हैं कि ये है ए, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इसको बोल देते हैं ये है बी, और यहां हम निकाल देंगे अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसने टोटल कॉस्ट अगर हम यहां बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? सर क और खा को जोड़ दो, मतलब ए प्लस बी को जोड़ दो, नहीं, और ए प्लस बी को जोड़ने पर ये आ जाएगा यहां पर 9910, 11930, और 13950। देखो हमारे सिलेबस में ऑफकोर्स डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है, पर हम ऐसे अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता तो ऐसे कई तरह के बजट बनाते। और एक बात आपको बता दूं, बजट्स के लिए फॉर्मेट क्या यूज करना है कहीं कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ये कोई लॉ थोड़ी है। बजट किस लिए बनते हैं? प्लानिंग के लिए, और प्लानिंग ना एक इंटरनल फंक्शन है, ये कोई स्टैट्यूटरी फंक्शन नहीं है। जैसे बैलेंस शीट पीएनएल बनती है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, वहां पर हमें शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। लेकिन जो बजट है वो तो प्लानिंग है, और प्लानिंग कंपनी का इंटरनल जो है मैटर है, उसकी मर्जी, वो जैसा मर्जी फॉर्मेट बनाए। तो आपको हो सकता है अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में बजट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट पता देखने को मिले, पर हमें तो फॉर्मेट से कोई कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो क्या आने एमसीक्यू। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, ताकि मैं आपको बजट्स को एक्सप्लेन कर सकूं जो हमारे पहले तरह के हैं। वो शुरू करने से पहले, वो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। एमसीक्यू तो थे ना इस क्वेश्चन में। आइए सबसे पहले पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट है। अरे बताओ, ये तो कोई पूछने की बात है, कह रहा बताओ इसमें से कौन सी फिक्स। आप तो निकाल बैठे आप। क्या पावर फिक्स कॉस्ट है? सर पावर तो सेमी वेरिएबल है। क्या रिपेयर मेंटेनेंस फिक्स है? सर वो भी सेमी वेरिएबल है। इंस्पेक्शन सर वो भी सेमी वेरिएबल है। इसका मतलब हम क्या कहें, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। इंस्पेक्शन इज, इंस्पेक्शन देख लो भाई कौन सी कॉस्ट है? सर इंस्पेक्शन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये बेसिक बेसिक एमसीक्यू है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये कौन सी कॉस्ट थी यहां पर? ये हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कैलकुलेट रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी। पहले मुझे ये बताइए रिपेयर मेंटेनेंस जो था वो कौन सी वाली कॉस्ट थी? सर वो सेमी वेरिएबल थी, और सेमी वेरिएबल के तो दो कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल भी और फिक्स भी। इसने हमसे रिपेयर मेंटेनेंस टोटल पूछा है 60% कैपेसिटी मतलब 2400 यूनिट पर। यहां रिपेयर मेंटेनेंस का वेरिएबल पोर्शन कितना है 180, और फिक्स पोर्शन कितना है 290। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 180 और 290 को जोड़ना पड़ेगा भाई। 180 प्लस 290 बताइए कितना होता है? सर 180 प्लस 290 ये हो गया 470 रुपए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ पावर। पावर का वेरिएबल कॉस्ट, पावर कौन सा था? सेमी वेरिएबल था, तो सेमी वेरिएबल मतलब 0.25। सब कुछ निकाल के बैठे भाई, 0.25 मतलब 25 पैसे हो गया ना, इसका मतलब ए इज द आंसर।
कैलकुलेट सैलरीज एट 80% कैपेसिटी। अरे सैलरी तो फिक्स कॉस्ट थी, और सैलरी फिक्स कॉस्ट थी, कितना था सैलरी का फिक्स कंपोनेंट, कितना था 1000 रुपए, किसी भी निकलवा लो 1000 रुपए तो रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 60%, टोटल कॉस्ट भी हम निकाल के बैठे, देखो ये रहा टोटल कॉस्ट, ये रहा 9910, तो 9910 पे टिक करके आते हैं, 9910 मतलब सी इज द आंसर। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 80%, ये तो हमने 11930 निकाला था, याद है अभी अभी किया है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी, ये हमने 13950 निकाला था, देखना जरा चेक कर लो एक बार। हाँ सर ये ठीक है, 13950, ये 11930, 11930 और 13950। क्वेश्चन नंबर 35 तक ही था, सब कुछ हो गया सॉल्व। एमसीक्यू तो इसी तरीके से आएंगे ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये फ्लेक्सिबल बजट्स क्यों थे, फ्लेक्सिबल बजट्स के बारे में अब हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो आइए जरा उसे शुरू करते हैं। अच्छा, हमने जो ये बजट बनाया है इसको हम फ्लेक्सिबल बजट क्यों बोल रहे हैं सर? फ्लेक्सिबल बजट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अरे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो फटाफट चेंजेस को अडेप्ट कर सके। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ना, जैसे आपने 2400, 3200, 4000 इन तीनों लेवल पर बजट बनाया है, मुझे ना एक बार बीच में ना प्लीज 3000 लेवल पर भी, 3000 यूनिट्स के लेवल पर भी बजट बना के दिखा दो, क्या आप बना दोगे? हाँ सर क्या दिक्कत है? अगर 3000 के लेवल पर बनाना हो तो आपको क्या करोगे सर? हम पहले डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, मुश्किल लगेगी आपको? नहीं, फटाफट निकाल देंगे। कैसे सर? 3000 को 1 से मल्टीप्लाई कर। डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट कैसे निकालोगे सर? 3000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर कैसे निकालोगे सर? 3000 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर। मतलब आप फटाफट सारी की सारी कॉस्ट 3000 के लेवल पे निकाल दोगे, और उसके बाद जहां तक फिक्स खर्चों का सवाल है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। मतलब ये कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे अभी जल्दी से बजट बना के दिखा दो, तो आप बना के दे दोगे, मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इवन यहां तक आपसे पूछूं ना कि मुझे जल्दी से टोटल कॉस्ट बता दो 3000 यूनिट्स पर, तो आप वो भी बता दोगे। जानते हो कैसे? आप मुझे बताइए, आपके पास क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ है। आप ये भी जानते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है? हाँ सर रहती है। आप जरा मुझे बताइए, इस 6060 को मैं अगर 2400 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये 2400 के लेवल पर है, तो कितना आता है सर? ये आता है 2.525। 2.525। क्या हमारे 3200 के लेवल पर भी यही होगा? हाँ सर यही होगा। 8080 को डिवाइड करिए किससे? 2400 से, 3200 से, सॉरी, कितना आएगा सर? ये आ जाएगा फिर से 2.525। इसका मतलब 10100 को अगर आप 4000 से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा? 2.525। और अगर मैं आपसे कहूं कि 3000 के लेवल पे निकाल दो, तो क्या कहोगे सर? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2.525, ये आ गया 7575। और जो फिक्स कॉस्ट है वो तो तीनों जगह सेम ही है, ये देखो, और फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे, निकल जाएगी टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब ये कि मुझे अगर कोई कहे कि 3200 के लेवल पर फिक्स कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट निकाल दो, तो आप क्या कहोगे सर? 3200 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.525 से, ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें जोड़ देंगे फिक्स कॉस्ट, कितनी? 3850। ये क्या निकल आएगी? टोटल कॉस्ट। और अगर यही 4200 पे निकालनी हो निकाल देंगे, 4500 पे निकालनी हो निकाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि इस बजट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बीच में आपको कोई भी लेवल इनकॉर्पोरेट करना हो कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों कर पाओगे? क्योंकि हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है किसमें? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। हालांकि क्लासिफाई तो हमने 3 हेड्स में किया, लेकिन उसको भी फर्दर 2 हेड्स में सब डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये कि फ्लेक्सिबल बजट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है और लेवल्स इनकॉर्पोरेट करने की। फ्लेक्सिबल बजट को मैं डिफाइन करूं, ऐसा बजट जहां पर मल्टीपल्स लेवल ऑफ एक्टिविटी हम अगर देख पाए, उसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबल बजट में फ्लेक्सिबिलिटी आई कहां से? बिकॉज हमने यहां पर मेहनत करी है। क्या मेहनत करी है? सारे के सारे खर्चों को सेग्रीगेट किया है। किसमें सेग्रीगेट किया है? वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल में। और सेमी वेरिएबल को फर्दर स्प्लिट किया है वेरिएबल और फिक्स में। अगर ऐसे स्प्लिट नहीं किया होता, नहीं निकाल पाते आप। मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबल बजट, जरा देखो अब क्या है। हम कह रहे हैं ये ऐसा बजट है जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन शो करता है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही वॉल्यूम बदले हम बजट को बदल देंगे। और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हम डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। किसके डिफरेंस को? हम अपने कॉस्ट को इन 3 हेड्स में क्लासिफाई कर देते हैं। इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है। अब आप मुझे एक सिंपल सा फंडामेंटल बताइए कि जो बजट्स होते हैं वो क्यों बनाए जाएंगे? सर बजट हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्यों इंसान करता है? कि जब वो एक्चुअल में जब वो घटना घटे तो हम अपने प्लान से और एक्चुअल डेटा को कंपेयर कर सकें, और कंपैरिजन में अगर दिक्कतें दिखें तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। मान लो हमने कहा कि हम 1 लाख जो है यूनिट्स बना लेंगे और हमारी जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो 10 लाख लगेगी, लेकिन एक्चुअली में जब 1 लाख यूनिट हमने बनाए तो वो 10.5 लाख में बनी। इसका मतलब हमारे सामने डिफरेंसेस होंगे कि ये डिफरेंस। कहने का मतलब ये कि हम बजट्स क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारा जब एक्चुअल जो वो
मेटेरियलाइज हो चीजें, हम कंपेयर कर सके। अब आप जरा सोचिए, आपने सोचा था कि आप 70,000 यूनिट्स बेच लेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, आपके एक्चुअली में यूनिट्स बिके जो वो 90,000 बिके। अब 90,000 बिके, आपका बजट कितने में बना हुआ है? 70,000 पर। क्योंकि बिके 90 है तो बजट भी किस में बनना चाहिए? 90,000 पर। क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फटाफट 90,000 पे बना लेंगे। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबल बजट्स जो हैं, अब जरा मैं यहां पर वो करवाऊं, ये कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। ये एक रेंज ऑफ एक्टिविटी में बनाए जाते हैं। रेंज ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है कि हमने कहा भाई हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में कुछ भी बेचेंगे, हमें भी नहीं पता कितने बिकेंगे। हमें ये तो पता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना तो बिकता ही है कि 50 तो कम से कम बेचेंगे, और अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा एग्रेसिव ना हुआ तो हम हो सकता है 1 लाख तक बेच लें। इसका मतलब हमें एक रेंज पता है, और रेंज पता है तो उस रेंज में हमने बजट बना लिए 50,000, 70,000, 90,000, 1 लाख, ये बजट बना लिया। अभी भी आपने क्या बनाया? रेंज क्या थी? 2400 से लेकर 4,000। और इस रेंज के बीच में कुछ और भी इनकॉर्पोरेट करना हो, क्योंकि आपका एक्चुअल जो फिगर है वो बदल गई, तो वो भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि हम अगर हमारा जो इन्वायरमेंट अगर डायनामिक है, डायनामिक मतलब बदलता रहता है, तो हम अपने बजट को भी फटाफट बदल देंगे। डायनामिक का मतलब होता है विच इज सब्जेक्ट टू मल्टीपल चेंजेस, बहुत बार बदलता है, इतना ज्यादा डायनामिज्म है। कहते हैं स्टॉक मार्केट बड़ा डायनामिक है। क्यों डायनामिक है? हर रोज बदलती है, पल पल बदलती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एनवायरमेंट ऐसा है जो बहुत डायनामिक है, तो फ्लेक्सिबल बजट जो है बहुत काम आते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं टेलर मेड बजट, मतलब ये कि आप बस बोलो कि किस लेवल पर चाहिए। अभी आपने कहा 3,000, मैं कह रहा हूं 31,500 पे चाहिए, अभी बना दोगे? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, टेलर मेड बजट। उसके बाद हमने कहा ये हो इसलिए पा रहा है क्योंकि हमारे पास ना नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? कॉस्ट की नॉलेज है। हमने उसको बिहेवियर के अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट किया है। किस में सेग्रीगेट किया है? वेरिएबल में, फिक्स में और सेमी वेरिएबल में। ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? फ्लेक्सिबल बजट्स के। अब फ्लेक्सिबल बजट्स जो हैं कहां कहां पे डिजायरेबल होते हैं? आप जरा सोचिए कहां कहां डिजायरेबल होंगे। जहां पर ना हमारा बिजनेस जो है सीजनल नेचर का होगा। मान लो हम एसी का काम करते हैं, नॉर्थ इंडिया में है, एसी बेचते हैं। अब एसी क्या सर्दियों में बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। लेकिन गर्मियां जैसे आना शुरू होगी, एसी की सेल बढ़ना शुरू होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और मई जून में तो पीक पर होगी। फिर जैसे जैसे जुलाई अगस्त सितंबर आएगा फिर कम आती जाएगी। कहने का मतलब ये कि हमारी जो डिमांड है वो मंथ मंथ जो है बदलती रहती है, और क्योंकि वो बदलती जाएगी, सीजनल नेचर है, उस केस में हम यहां पर फ्लेक्सिबल बजट बनाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारी एक्चुअल में सेल कितनी होगी, तो हमने मल्टीपल लेवल्स पर बना लिए बजट। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस सीजनल नहीं है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है कि हमारी डिमांड कम हो गई है या डिमांड बढ़ गई है, हम एग्रेसिव हो गए हैं। अब आपको पता हो मारुति का वैसे मार्केट शेयर 50% के आसपास है, लेकिन जब से उन्होंने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है और कंपनियां हैं, इसलिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा है और उनका मार्केट शेयर घट रहा है। कहने का मतलब ये कि हमारा डिमांड अभी फिलहाल घट गई है, इस वजह से भी हमें फ्लेक्सिबल बजट्स की नीड है। उसके बाद हम कह रहे हैं नया बिजनेस खोला है। नया बिजनेस खोलने का मतलब क्या है? अभी मुझे खुद ही नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा। नया बिजनेस खोला है, मान लो मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब करने के बाद एकाएक लगता है नहीं यार जॉब बहुत हो गई, अब जॉब छोड़ के अपना काम करेंगे। अपना काम करेंगे, लेकिन अभी खुद नहीं पता कि अपना काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे खुद ही नहीं पता कि नया बिजनेस जो है कितना वॉल्यूम लेके आएगा, ब्रेक इवन पता नहीं अचीव करूंगा कि नहीं करूंगा। इसलिए मैं अपने आप से ही कुछ एस्टिमेशंस लगाता हूं और उसके हिसाब से एक बजट तैयार कर देता हूं मल्टीपल लेवल्स पर। मानो मैंने बना लिया 10,000 पर, 20,000 पर, 25,000 पर, 30,000 पर एक्चुअली में बिके 12,000, तो 12,000 बिके तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के बजट के अंदर। हमने कहा और क्या है? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कि अभी पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी, उनकी वजह से सबका प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ। डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज मटेरियल की शॉर्टेज है। कई बार वर्कर लोग स्ट्राइक कर जाते हैं, हम बना सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, वर्कर धरने पे बैठ गए, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है। तो कहने का मतलब ये कि मटेरियल या लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है, तो इस वजह से जो है हमारा प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हमारी अगर सपोज एक्चुअल में डिमांड बदलती है तो हम अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड जो है, प्लानिंग जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है। और डिजाइन वो क्यों हो गया है वैसा? बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टेप्स क्या होने चाहिए आप जरा खुद ही सोच के बताइए। आप फ्लेक्सिबल बजट किस रेंज ऑफ एक्टिविटी में बनाना चाहते हैं, पहले वो डिसाइड करो। ध्यान रखो फ्लेक्सिबल मतलब मल्टीपल लेवल्स।
रेंज डिसाइड कर लो, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना है, उसके बीच में आपको बजट बनाना है। मान लो मैंने कहा 50,000 से लेकर 1 लाख, ये अगर कर लिया आपने, अब आप कॉस्ट को जो है वो उसका अध्ययन करो, मतलब जो है कॉस्ट के बिहेवियर को जानो कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, कितना सेमी वेरिएबल है। उसके बाद फिर जो है एक्टिविटी लेवल को सिलेक्ट करो। रेंज डिसाइड करना इनफ थोड़ी है, आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, एक्चुअली में बजट बनाना कितने यूनिट का चाहते हो। 50 से 1 लाख तो रेंज हुई, तो 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख, ऐसे हमने एक्टिविटी भी डिसाइड कर लिया और फाइनली बजट बना लो। ये सारे बातें ना आपके स्टडी मैट में लिखी हैं, इस पर एज इट इज एमसीक्यू बनेंगे आपके। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया। हमने कहा भाई सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट के अगर मैं कुछ बेसिक से जो बिल्कुल एसेंशियल फीचर्स हैं वो क्या है कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस शो करता है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका वॉल्यूम बदलता है तो हम इसे बदल देते हैं। और ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज हमने कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो हमने जो है स्टडी किया है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल बजट डिजायरेबल कब होते हैं। 3 सिचुएशन दिमाग में रखना। पहली सिचुएशन, अगर हमारा बिजनेस सीजनल नेचर का है या फिर हमारी डिमांड जो है उसमें वेरिएशन आ गया, बढ़ गई है या घट गई है। नया बिजनेस करेंगे तो हमें खुद नहीं पता, इसलिए हमें मल्टीपल लेवल्स पे बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही तीसरा, अगर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल या फिर लेबर की शॉर्टेज होने वाली है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन स्टिल हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, डिमांड भी है, कस्टमर खड़ा हुआ है लेकिन अभी फिलहाल रॉ मटेरियल नहीं है। उसके बाद हमने फीचर्स में कहा कंपैरिजन हो सकता है इनकी मदद से, रेंज ऑफ एक्टिविटी में हम बनाते हैं, डायनेमिक जहां पर बिजनेस होता है, डायनेमिक जहां पे इन्वायरमेंट होता है, डायनेमिक का मतलब चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। टेलर मेड बजट है, जब जिस लेवल पर कहोगे उस लेवल पर बना देंगे। हमने ये सब क्यों कर पाए, बिकॉज हमारे पास कॉस्ट का नॉलेज है। और फाइनली स्टेप्स क्या है बजट बनाने के लिए, पहले आप एक रेंज ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करो, कॉस्ट के बिहेवियर को डिसाइड आप स्टडी करो, फिर जिस लेवल पर बनाना है वो लेवल डिसाइड करो और फाइनली फिर बजट बना लो। तो ये फ्लेक्सिबल बजट्स को लेकर जो है हमारी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। हमने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा ही इसलिए ताकि हम इन सब बातों को भी डिस्कस कर सकें। बजटरी कंट्रोल की रिवीजन को अब कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज का जो एएस लिख रहे हैं वो है एएस नंबर 7 जो कि है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जल्दी से सारे एएस रिवाइज करवाइए। एएस नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस नंबर 4 जो है हमारा कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एएस नंबर 5 नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस नंबर 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर है। इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट विड्रॉ कर चुका है लेकिन क्योंकि हमारे स्टडी मैट में इसका अभी भी रेफरेंस है इसलिए हम नंबर तो नाम जो है याद रख के जाएंगे। और जो आज हम एएस लिख रहे हैं वो कौन सा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जिस तरीके से हमारे देश में सेबी है उसी तरीके से यूएस में एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। जैसे यहां पर सेबी है उसी का ही काउंटर पार्ट हम देखते हैं यूएसए में कौन है, एसईसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो हमने अभी तक कौन कौन सी एब्रिविएशन लिखी, हमने सारी एएसबी से रिलेटेड लिखी थी। सबसे पहले सिंपली एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, आगे आई लगा दें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, आगे ए लगा दें ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आगे एनजेड लगा दें न्यूजीलैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबीजे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जापान। उसके बाद हमने कहा आगे आईपीएस लगा दें इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और आज हम कह रहे हैं एसईसी जो कि यूएस की जो है रेगुलेटर है। जैसे यहां पर सेबी है वहां पर एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।